इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स से कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावलियां देखेंगे। समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को दो तरीके से देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यूनानी भाषा में मैक्रो का अर्थ वृहद होता है, अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को एक समग्र रूप में देखता है, जैसे मुद्रास्फीति, रोजगार की दर, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र यूनानी भाषा में व्यष्टि का अर्थ छोटा होता है, इकाइयों की गतिविधियों के अध्ययन, जैसे व्यक्ति, परिवार, कंपनियां, एक विशेष उद्योग जो मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। 1933 में अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रगनार फ्रिक्स ने किया था। सेकंड, फिशर प्रभाव, फिशर इफेक्ट। इरविंग फिशर द्वारा विकसित यह अवधारणा मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर के बीच संबंध को दर्शाता है। किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर तथा ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति की दर की कुल योग होती है। यह अवधारणा मुद्रास्फीति एवं सांकेतिक ब्याज दर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रभाव को बैंक की जमाओं पर देखा जा सकता है। जमाओं पर बैंक जो ब्याज देता है उसे सांकेतिक ब्याज दर कहा जाता है, लेकिन जमाकर्ता को इस ब्याज की वास्तविक प्राप्ति नहीं होती, उसे वास्तविक ब्याज दर की प्राप्ति होती है। जैसे अगर सांकेतिक ब्याज दर 8% है तो उस समय मुद्रास्फीति दर 5% है, तो वास्तविक ब्याज दर मात्र 3% प्राप्त होगी। भारत की संप्रभु रेटिंग। वर्तमान में भारत को 6 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूर्वस, S&P, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज, फिच, डोमिनियन बॉन्ड रेटिंग सर्विसेज, DBRS, जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCRA और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक टोक्यो TIM रेटिंग देती है। इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित किया गया है। टोबिन टैक्स, यह नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्तावित लघु कर सभी विदेशी विनिमय बाजार में अस्थिरता को रोका जा सके। टोबिन कर दुनिया भर में कहीं भी कार्यान्वित नहीं किया गया। कर्व डीलिंग, शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्व डीलिंग कहते हैं। बजट, किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, अपितु ये सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का वितरण भी है। ये आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। बफर स्टॉक, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। तेजरिया और मंदरिया, बुल्स एंड बियर, यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजरिया कहलाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है वो मंदरिया कहलाता है। क्रेता बाजार, बायस मार्केट, जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है तो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है। ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहा जाता है। बायस मार्केट। ब्रिज लोन, कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती रहती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दिशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके। अवमूल्यन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे इस मूल्य का अवमूल्यन डीवैल्यूएशन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है।
विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। ई स्टेट ड्यूटी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे ई स्टेट ड्यूटी कहते हैं। हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस आधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। स्वर्णमान, गोल्ड स्टैंडर्ड। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्णमान कहते हैं। जब किसी देश में स्वर्णमान नहीं है, अब किसी देश में स्वर्णमान नहीं है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जाता है। रिसेशन। रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिकी रह जाती है। इससे उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। स्टैगफ्लेशन, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य स्तर गिरता है तथापि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। एक्टिव शेयर, वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं। राइट शेयर, यदि किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों के क्रय का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर का होता है। वर्तमान शेयर होल्डर के इस अधिकार को पूर्ण क्रय का अधिकार कहा जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होता है उसे राइट शेयर कहते हैं। बोनस शेयर, जब किसी कंपनी द्वारा अपने अर्जित लाभों में से रखे नए रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डर के मध्य अनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है तो उसे बोनस शेयर कहा जाता है। पूर्वाधिकार शेयर, वैसे शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जाता है जिनको सामान्यतः 2 पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी द्वारा सर्वप्रथम इनको लाभांश का भुगतान किया जाता है तथा लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि भविष्य में कंपनी का समापन होता है तो लेनदारों का भुगतान करने के बाद कंपनी की संपत्तियों से वसूल की गई राशि में से इस श्रेणी के शेयर होल्डर को अपनी पूंजी अन्य शेयर होल्डर्स की तुलना में पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। कंट्रेरियन शेयर,
इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं, अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं, और यदि बाजार का रुख गिरावट का है तो इन शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स, इन सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिरे होते हैं। यदि इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में तेजी का रुख होता है, और यदि इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रुख होता है, और इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में मंदी का रुख होता है। ब्लो आउट, जब कोई कंपनी अपना नया इशू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, यह एक अवैध कार्य है जब उन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है जिनके पास कंपनियों की गुप्त सूचनाएं रहती हैं, तो इस प्रकार के शेयरों के क्रय विक्रय को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। कैश ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग के अंतर्गत शेयर सर्टिफिकेट तथा नगद धनराशि का लेन देन अगली समायोजन तिथि के पहले हो जाना चाहिए। जब दलालों के सभी कैश ट्रेडिंग के लेन देनों का समायोजन हो जाता है तो इसको समायोजन तिथि कहा जाता है, परंतु यह 14 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। कर्व ट्रेडिंग, जब शेयर बाजार से निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद अलग से सौदे किए जाते हैं तो इसको कर्व ट्रेडिंग कहा जाता है। यद्यपि सौदे दलालों के द्वारा किए जाते हैं परंतु इनको वैधानिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार किए गए सौदों का विवरण शेयर बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। वर्तमान में यह सेबी द्वारा प्रतिबंधित है। स्टैग उन व्यक्तियों को कहते हैं जो नई कंपनियों को इशू में भारी मात्रा में शेयरों के आवेदन पत्र प्रेषित करते हैं। इनको यह आशा रहती है कि जब कुछ व्यक्तियों को शेयर नहीं मिलेंगे तो वे इन शेयरों को बढ़े मूल्य पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। यह व्यक्ति केवल आवेदन पत्र की राशि प्रेषित करते हैं तथा शेयर आवंटित होते ही बेच देते हैं। बदला, जब कोई दलाल भविष्य के लिए सौदा करता है परंतु भविष्य की तिथि पर सौदा पूरा न करके आगे के लिए खिसकता रहता है तो कार्य के लिए उसे जो चार्ज देने पड़ते हैं उसे बदला कहा जाता है। यदि यह कार्य तेजड़ियों द्वारा किया जाता है तो इसे सीधा बदला तथा मंदरियों द्वारा किया जाता है तो इसे अंधा बदला कहा जाता है। वोलेटाइल शेयर, जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें वोलेटाइल शेयर कहा जाता है। इन शेयरों की कीमत में परिवर्तन को इस प्रकार नापा जाता है: परिवर्तनशीलता अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य डिवाइडेड बाय न्यूनतम मूल्य। फ्लोटिंग स्टॉक, किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। शेयर सर्टिफिकेट, यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी के मोहर के अधीन शेयर धारक के नाम जारी किया जाता है तथा इसमें उन शेयरों के नंबर लिए रहते हैं जिनके लिए यह जारी किया जाता है। इसमें शेयर भुगतान की गई धनराशि का विवरण होता है। बियरर डिबेंचर, ऐसा डिबेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो जाता है, इनको डिबेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। डिबेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर को प्रस्तुत करने पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। खो जाने तथा चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिबेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। बंधक डिबेंचर, इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी के संपत्ति पर प्रभार रखते हैं अतः इनका भुगतान सुरक्षित होता है। बंधक दो प्रकार के होते हैं, एक चल प्रभाव तथा दूसरा निश्चित प्रभाव। चल प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता, केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिबेंचरों को भुगतान में प्राथमिकता मिल जाती है। निश्चित प्रभाव की स्थिति में डिबेंचर को कंपनी की किसी निश्चित संपत्ति में प्रभाव होता है। ऐसी संपत्ति को कंपनी न तो बेच सकती है और न ही हस्तांतरित कर सकती है। परिवर्तनशील डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, यह वे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों को कंपनी यह विकल्प देती है कि वे किसी निश्चित अवधि के अंदर अपने ऋण पत्र को कंपनी के शेयर में बदलवा सकते हैं। परिवर्तन की शर्तें सामान्यतः निर्गमन के समय ही तय कर दी जाती है, परंतु ये शर्तें कंपनी में अलग अलग हो सकती हैं। हंग अप,
जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है तथा ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वह निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा में अपने शेयरों को रखे रहे, तो ऐसी स्थिति को हंगअप कहा जाता है। स्नोबॉलिंग, जब किसी शेयर के मूल्य एक निश्चित सीमा में पहुंच जाते हैं तब क्रय विक्रय के अनेक स्टॉप ऑर्डर होने लगते हैं। इन ऑर्डर के कारण पुनः बाजार में दबाव बनता है तथा पुनः ऑर्डर मिलने लगते हैं, तो इस स्थिति को स्नोबॉलिंग कहा जाता है। ग्रे मार्केट, ये अनाधिकृत बाजार होता है जहां नई तथा अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन देन होता है। ये सौदे भी अनाधिकृत होते हैं। इन सौदों को शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता। ट्रेडिंग लॉट, शेयरों की वह न्यूनतम संख्या या गुणांक को ट्रेडिंग लॉट कहते हैं जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा या क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः 10 रुपये मूल्य वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या 50 से 100 निर्धारित की जाती है, जबकि 100 रुपये मूल्य वाले शेयरों की संख्या 5 या 10 निर्धारित की जाती है। शॉर्ट सेलिंग, जब किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है जितने उसके पास शेयर नहीं होते, तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अनुबंध पूरा करने के लिए दलाल द्वारा नीलामी में शेयर क्रय किए जाते हैं। पीई रेशियो, किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार भाव में प्रति शेयर आय से भाग देकर पीई अनुपात ज्ञात किया जाता है। नई आर्थिक सुधार नीति से संबंध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। पहला, निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना तथा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है। वैश्वीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही वैश्वीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। विनिवेश, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। कुछ विविध तथ्यों को देखेंगे। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों चीन है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना बॉम्बे योजना कहलाती है। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ किया गया था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति संपत्ति $25,000 है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में है। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है।
अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना, जो अब एनसीएमपी प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया गया है। श्वेत क्रांति की गति को और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया था। अब तक इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हो, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण में उपनिवेश का दौर 1951-52 से प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक उपक्रम में उपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा, महाराष्ट्र में खोला गया था। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली भारत की यह पहली कंपनी थी। ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बेरिंग्स फरवरी 1995 में घोटाले के कारण दिवालिया हो गया था। नेशनल कमोडिटी ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने कृषिगत उत्पादों के लिए एक सूचकांक 3 मई 2005 से प्रारंभ किया। NCDEX AGRI नाम का यह सूचकांक देश में पहला कमोडिटी इंडेक्स है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 2री पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। पुर्तगाल ने भारत को 280 किलोग्राम के ऐसे स्वर्ण आभूषण लौटाए हैं जिन्हें वह भारत में अपने उपनिवेशक शासन के अंत में ले गया था। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल है। भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन 4 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति दी थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में शुरू की गई थी। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद
निधि अनुपात CRR को न्यूनतम राशि 3% से कम नहीं की जा सकती है और अधिकतम 15% किया जा सकता है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रैड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। कर्नाटक में अब जनगणना की तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य पहली बार प्रारंभ किया गया है। 1963 केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। व्हाइट गुड्स की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है, यानी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं व्हाइट गुड्स कहलाती हैं।